शीतल को देखने लड़के वाले आए हुए हैं जहां सब बाहर बैठे होते हैं। तभी वो सभी शीतल और दिवाकर को दूसरे कमरे में भेज देते हैं बात करने के लिए और दोनों बैठकर बातें करते हैं। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहूंगा। अगर तुम मेरी माँ के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हो तो ही मुझे यह रिश्ता मंजूर होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझे। शादी के बाद आपकी माँ मेरी माँ, मैं अपनी माँ से भी बढ़कर ख्याल रखूंगी उनका। शीतल की बातें सुनकर दिवाकर को काफी अच्छा लगता है और वो बाहर जाकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और सबके बीच रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ देर बाद जब जाने का समय आता है तो लड़के वाले अपनी होने वाली बहू के हाथों में कुछ पैसे और तोहफे देते हैं। बहू, मैंने ये सूट अपने हाथों से सिला है तुम्हारे लिए और ये शगुन के तौर पर 1100 रुपए। और भाभी मेरी तरफ से ये प्यारे से झुमके। सभी लोग शगुन देकर वहां से चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद करिश्मा शीतल से कहती है, दीदी, तुम्हारे ससुराल वाले तो इतने रईस नहीं लग रहे थे जितनी तुम्हारी वो मॉडर्न जेठानी और जेठ लग रहे थे। पर तुम्हारी जेठानी बाहर से जितनी ही मॉडर्न दिख रही थी उतनी ही घमंडी भी लग रही थी। और देखा, उन्होंने तुम्हें जाते हुए कुछ नहीं दिया। एक ही दिन में किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। क्या पता कुछ बात हुई हो या उनका मूड ठीक ना हो। अब तुम दोनों ये बकवास की बातें छोड़ो। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में जो लग गया। जहां शीतल के घर वाले काफी खुश थे तो वहीं अब जब सुमित्रा अपने परिवार के साथ घर जाती है तो भावना से बोलती है, लड़की देखने के लिए गए थे, कम से कम तेरी बीवी 100 रुपए तो पकड़ा ही सकती थी अपनी होने वाली देवरानी को। इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। हाँ, आप लोग इतने गरीब हैं फिर भी पैसों की कोई अहमियत नहीं है। और जब आप लोगों ने दे ही दिया तो मुझे शगुन देने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मेरी होने वाली देवरानी को आकर इस गरीब झोपड़ी में ही रहना है तो मैं क्यों उस पर पैसे लुटाऊं। वैसे भी मैं आप लोगों के कहने पर वहां चली भी गई। अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो, जा रही हूं मैं अपने घर। चलिए जी। इतना बोलकर भावना अपने पति के साथ वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शीतल अपनी सास के हाथों का बनाया सूट पहनती है। दीदी, तुम्हारी सास ने तो बहुत अच्छा सलवार सूट बनाया है तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारी फिटिंग का है और इसमें तुम काफी अच्छी भी लग रही हो। कुछ दिनों बाद शादी की रस्में घर में शुरू हो जाएंगी, सोचा शादी होने से पहले ही पहन लो। शीतल अपनी सास के हाथों का बनाया सूट पहनकर खुश हो रही होती है। तब वहीं सुमित्रा घर में बैठकर अपनी होने वाली बहू के लिए शादी का लहंगा बना रही होती है। माँ, आप कितनी मेहनत कर रही हो, शादी का लहंगा तो आप खरीद भी सकती थी। अरे बेटा, बजट अभी सही नहीं है और वैसे भी मुझे बाहर की दुकानों से ज्यादा अपने हाथों के सिले हुए कपड़े पसंद आते हैं। इस तरह सुमित्रा कुछ ही दिनों में अपनी बहू के लिए बहुत ही प्यारा सा शादी का लहंगा बनाती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और उस दिन जब शीतल अपनी सास के हाथों का बनाया लहंगा पहनती है और जब भावना शीतल का लहंगा देखती है तो वो उससे अकेले में बात करते हुए उसे भड़काने की कोशिश करती है। तुम्हारा लहंगा कितना चीप लग रहा है, पता नहीं माँ जी ने कहाँ सिला कर दिया होगा तुम्हें। ये माँ जी ने कहीं से खरीदा नहीं है बल्कि उन्होंने खुद मेरे लिए बनाया है प्यार से। माँ जी से यही उम्मीद थी, इतनी कंजूस है कि अपनी बहू के लिए एक ढंग का लहंगा भी नहीं खरीद सकती थी। इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था और मेरी काफी इंसल्ट हुई थी। पर कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम बोलना जरूर। इतना बोल भावना वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में शादी होती है और शादी के बाद जब शीतल अपने ससुराल जाती है तो उसको गृह प्रवेश होता है। माँ जी, करवा लिया अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश, खत्म हुआ मेरा काम। अब मैं चली अपने घर और तुम जो बताया उस बारे में बात जरूर करना। दीदी, गृह प्रवेश होते ही आप कहाँ जा रही हैं? शीतल, मैं ऐसे लोगों के साथ इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरा खुद का स्टैंडर्ड है और मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगी, अगर ज्यादा परेशानी हो तो चली जाना यहाँ से। मेरी तरह अलग रहोगी तभी खुश रहोगी। सबके सामने भावना न सिर्फ शीतल को भड़काती है बल्कि अपनी सास को भी सुनाकर वहां से चली जाती है। क्योंकि शादी में सुमित्रा की बहनें और कुछ रिश्तेदार नहीं आ पाए थे, इसलिए वो 2 दिन बाद अपनी बहू की मुंह दिखाई रखती है और मुंह दिखाई से एक दिन पहले भावना अपनी देवरानी से मिलने उसके मायके में आती है, जो कि अपने ब्लाउज में बटन लगा रही थी। अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है इसलिए सोचा कि तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं। वैसे यहाँ सब कुछ ठीक तो है, अगर अच्छा ना लगे तो बगल में रहती हूँ मैं, ऐसा कच्चा मकान नहीं है मेरा, आ जाना मेरे पास। जेठानी जी, अब जैसा भी है यही मेरा घर है, कैसे अच्छा नहीं लगेगा? शीतल, शुरू शुरू में सब अच्छा ही लगता है। वैसे माँ जी कहाँ है, वो तुमसे बात नहीं करती क्या? और उन्होंने अब तक तुम्हारी मुंह दिखाई भी नहीं रखी। ऐसा नहीं है दीदी, मुंह दिखाई कल होगी। माँ जी कह रही थी कि उनकी बहन और कुछ रिश्तेदार नहीं आए थे और माँ जी मेरे लिए मुंह दिखाई की ड्रेस बना रही हैं। भावना की बातें सुनकर शीतल एक बार फिर अपने घर जाती है।
तो वहीं जब अपने कमरे में सुमित्रा सिलाई कर रही होती है तो काजल अपनी माँ से कहती है, माँ तुम फिर सिलाई करने बैठ गई, खाना भी नहीं खाया, कल ही भाभी की मुंह दिखाई है। जानती हूँ काजल, और अपनी बहू की मुंह दिखाई ड्रेस खुद बनाना चाहती। बहुत उछल रही थी ना तेरी बड़ी भाभी। जब मेरी बहू मेरे हाथों की बनाई हुई मुंह दिखाई की ड्रेस पहनेगी ना, तब उसे अकल आएगी। जहाँ सुमित्रा गर्मी में बैठकर सिलाई कर रही थी तो वहीं भावना अपने कमरे में एसी चलाकर बैठी थी। मुझे तो दुकान से इतनी घटिया मुंह दिखाई की ड्रेस दे दी थी कि उनकी वजह से मेरी नाक कट गई, और छोटी बहू के लिए अपने हाथों से ड्रेस बना रही है। जैसे इनकी वजह से मेरी नाक कटी थी, वैसे ही मैं उनकी इज्जत उछालूंगी। बहुत प्यार से सिल रही है ना अपनी प्यारी बहू के लिए ड्रेस, मेरी देवरानी तो मेरे हाथों की ही ड्रेस पहनेगी जब मैं उसके लिए महंगे मॉल से ड्रेस लेकर आऊंगी। आखिर पैसों के सामने प्यार का क्या ही मोल। इतना सोच भावना को अपनी मुंह दिखाई के दिन याद आते हैं, जब वो अपनी सास की दी हुई ड्रेस न पहनकर अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर जाती है और मुंह दिखाई में उसकी मौसी सास उसकी फैंसी ड्रेस देखकर उसे सुनाती है, सुमित्रा तुम्हारी बहू ये कैसे बिना बाजू के कपड़े पहनकर आ गई, कोई शर्म ही नहीं है क्या इसको। बहू आज तेरी मुंह दिखाई है, 100 लोग आए हैं तुझे देखने के लिए और तू सबके सामने ऐसी ड्रेस पहनकर आ गई। सभी मेहमानों के सामने अपनी सास को खुद पर नाराज होता देख भावना को बहुत गुस्सा आता है और मुंह दिखाई होते ही वो अपने पति से कहकर दूसरे ही दिन बगल वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। आ गया वो दिन जब मैं इनका मजाक बनाऊंगी जैसे इन्होंने मेरा बनाया था, और ये मजाक कुछ ऐसा बनेगा जब मेरी देवरानी मेरी दी हुई ड्रेस पहनेगी, ना कि माँ जी की बनी हुई। इतना बोल भावना महंगे मॉल में जाती है और वहां से सबसे महंगी ड्रेस लेकर घर आती है। और शाम को जब सुमित्रा अपनी बहू को अपने हाथ की बनी ड्रेस देती है तो साथ में भावना भी अपनी देवरानी को ड्रेस देती है। आप दोनों ने ही मेरे मुंह दिखाई के लिए कितने प्यारे से मुझे ड्रेस दी है, मैं इसे संभाल के रखूंगी। इतना बोल शीतल दोनों की ड्रेस लेकर अपने कमरे में चली जाती है और भावना सुमित्रा से कहती है, कितनी ही मेहनत और प्यार से आप अपनी बहू के लिए ड्रेस बनाकर उसे दे दो, पर मेरी देवरानी पहन के तो मेरी ही ड्रेस आएगी, क्योंकि पैसे के सामने सबकी नीयत फिसल जाती है। इतना बोलकर भावना वहां से चली जाती है। अगले दिन शीतल की मुंह दिखाई होती है जिसमें शीतल ने अपने सास के हाथों का बनाया अम्ब्रेला सूट, चूड़ीदार पाजामा और उसके ऊपर भारी दुपट्टा लिया होता है। और जब घर आए मेहमान सुमित्रा की बहू और बाकी ड्रेस देखते हैं तो सब काफी तारीफ करते हैं। सुमित्रा ना सिर्फ तेरी बहू सुंदर है बल्कि ये कपड़ा भी उस पर बहुत जच रहा है। हाँ सुमित्रा बहू, इस बार तुम संस्कारी बहू लेकर आई हो, वरना आखिरी बार तो याद है ना क्या हुआ था। अरे हटो बहन, हमें भी बहू का जरा मुखड़ा देख लेने दो। बहू की ड्रेस इतनी प्यारी, बहू खुद कितनी प्यारी होगी। जो भी बोलो, तुम कपड़े बहुत अच्छे बनाना जानती हो। अगर तुम्हारी बड़ी बहू ने भी तुम्हारे हाथों का बनाया ड्रेस पहना होता तो उस दिन तुम्हारी इतनी बेइज्जती ना होती। इस तरह एक एक करके सभी आए मेहमान शीतल की मुंह दिखाई करते हैं, साथ ही उसे तोहफा भी देकर जाते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद भावना को शीतल पर बहुत गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें इतनी महंगी ड्रेस दी थी, कितनी फैंसी ड्रेस है वो, जानती हो, फिर भी तुमने इतना घटिया ड्रेस पहना। आपकी ड्रेस तो मैंने देखी भी नहीं। मेरी सास ने 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मेरे लिए इतने प्यार से ड्रेस बनाया है, तो फिर मैं आपकी ड्रेस कैसे पहन लूं? मेरे सामने फैंसी और महंगे ड्रेस से ज्यादा कीमती है मेरी सास का प्यार। पैसे का क्या है, वो तो आज है कल नहीं, पर अपनों का प्यार तो हमेशा के लिए चाहिए होता है। और आपने मुझे प्यार से नहीं बल्कि घमंड से दिया था वो ड्रेस। शीतल, आज तुमने दिखा दिया जो तुमने मुझसे पहले दिन कहा था। बहू, आज लग रहा है मैंने तुझे चुनकर बिल्कुल सही किया। इस तरह शीतल अपनी सास की दी मुंह दिखाई ड्रेस पहनकर अपनी मुंह दिखाई करवाती है और सभी सुमित्रा की काफी तारीफ करते हैं। तो वहीं एक बार फिर भावना की इंसल्ट होती है और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ चटपटी मसाला पनीर। निहारिका ब्लॉग बनाने के दौरान सारी रसोई गंदी कर देती है। एक तरफ ढेर सारे जूठे बर्तन, कहीं प्याज के छिलके, कहीं मिर्ची, कहीं टमाटर के टुकड़े गिरे हुए होते हैं। ये सब क्या है निहारिका, इतनी गंदी रसोई कर रखी है तुमने। सिर्फ ब्लॉग बनाना ही पसंद है, रसोई साफ करना पसंद नहीं है क्या? शादी के बाद भी इसी तरीके से अपनी रसोई को फैला कर रखोगी? तुम्हारी सास तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी अगर यही हाल रहा तो। ऐसे कैसे जीना मुश्किल करेंगी मेरी सास? मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फालतू में टेंशन करती हैं। अब कुछ दिनों बाद निहारिका की शादी बड़े ही धूमधाम से विधान नाम के लड़के से हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह निहारिका नहा धोकर पूजा पाठ करके अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए हॉल में आती है और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है, लेकिन उसे कहीं रसोई नजर नहीं आती। तभी उसका ससुर पुष्पेंद्र अपनी बहू को परेशान होता देख कहता है, क्या हुआ,
कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन मुझे कहीं रसोई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा हाँ बहू, वो तो हम तुम्हें बताना ही भूल गए कि रसोई तुम्हारे सास के कमरे से जुड़ी हुई है और लगता है कि अभी तुम्हारी सास सो रही है। तो तुम एक काम करो, अपनी सास का कमरा नॉक करो, वो खोल देगी। निहारिका जाकर अपनी सास के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। कांति अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। माँ जी, पहली रसोई का खाना बनाना था। अच्छा, उठ गई तुम? जाओ बना लो, तब तक मैं अभी नहा धो लेती हूँ। निहारिका कमरे से जुड़ी रसोई में खाना बनाते हुए। कमाल है, बेडरूम से अटैच रसोई तो मैंने पहली बार देखी है। अब निहारिका सबको खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी निहारिका कहती है, वैसे माँ जी बुरा मत मानिएगा, पर इतने बड़े घर में इतनी जगह होने के बाद आपने रसोई अपने कमरे से जुड़ी हुई क्यों बनाई है? मतलब आप ही देखो ना, लोग अपने कमरे से अटैच वॉशरूम बना लेते हैं, बालकनी बनाते हैं, पर आपने रसोई बनाई है, ऐसा क्यों माँ जी? अरे बहू, तुम तो आते ही सवाल जवाब करने लगी। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? रसोई तुम्हारी सास के कमरे से जुड़ी है तो? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग खाना खा लीजिए। अब खाना खाने के बाद पुष्पेंद्र और विधान काम पर चले जाते हैं। बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। दोपहर के खाने में मुझे उठा देना। कांति अपने कमरे में आराम करने जाती है। कांति की आंख लगती ही है कि तभी निहारिका जूठे बर्तनों को लेकर कमरे की रसोई में घुसती है और बर्तन मांजने लगती है, और बर्तन के ठठन ठठन की आवाज से कांति की नींद खुल जाती है। क्या कर रही है बहू? कितना शोर कर रही है? दिखाई नहीं दे रहा कि तेरी सास सो रही है? माँ जी, मैं तो बस जूठे बर्तनों को धो रही थी, और बर्तन है तो शोर तो होंगे ही, और रसोई आपके कमरे में है तो इतनी आवाज तो आपके कानों में जाएगी ही। हाँ, तो थोड़ा आराम से भी तो कर सकती है। अब बर्तन धोने के बाद निहारिका दोपहर के खाने में दाल में सूखी मिर्च का तड़का मारती है। तड़का मारते ही कांति को तेज तेज खांसी आना शुरू हो जाती है। बहू क्या कर रही है? दो पल लेटने नहीं आई कि तूने रसोई में तहलका मचा दिया। खास खास कर मेरी सांस फूल गई है। माँ जी, मैं तो बस दोपहर के लिए दाल में तड़का लगा रही थी। अब रात को पुष्पेंद्र और विधान घर आते हैं। निहारिका रसोई में खाना बना रही थी। कांति ने कमरे को अंदर से बंद कर रखा होता है। पुष्पेंद्र विधान कांति के दरवाजे को खटखटाते हैं। अरे भाई, दरवाजा खोलो, हम लोग ऑफिस से आ गए हैं। निहारिका दरवाजा खोलती है तो घर में खाने का बहुत सारा धुआं और गैस भरा हुआ होता है, जिससे पुष्पेंद्र और विधान को खांसी आनी शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, कितना धुआं भरा हुआ है कमरे में। सांस कैसे ले पा रही हो बहू तुम? माँ, अगर रसोई आपके कमरे में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे अपने कमरे को बंद करके रखें। और अगर इतनी घुटन में निहारिका खाना बनाएगी तो उसकी सांस की दिक्कत होने लगेगी और आपको भी होगी। हाँ हाँ ठीक है, खोल लो बहू कमरा। अब रात में सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। कुछ देर बाद निहारिका को प्यास लगती है और फ्रिज से पानी की बोतल लेने के लिए निहारिका अपनी सास के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ बहू, अब क्या काम पड़ गया रसोई में जो तुम मेरे कमरे का दरवाजा पीट रही हो? माँ जी, रसोई आपके कमरे में है तो दरवाजा आपके कमरे का ही पीटूंगी ना। खैर, मैं पानी की बोतल ले जाना भूल गई थी, इसलिए फ्रिज से एक पानी की बोतल चाहिए। ये सब काम सोने से पहले नहीं कर सकती जो आधी रात को मेरी नींद खराब करने आई है। अब गुस्से से निहारिका पानी की बोतल फ्रिज से लेती है और अपने कमरे में जाती है। विधान, तुम्हारी मम्मी की प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ निहारिका? विधान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मम्मी के कमरे से जुड़ी रसोई है। अगर मैं रसोई में कोई भी काम करने जाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब्जी में तड़का लगाती हूँ या फ्रिज से पानी की बोतल लेने जाती हूँ, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है कि मैं बार बार उनके कमरे में क्यों आ रही हूँ। अरे उन्हें ये तो समझना चाहिए कि अगर रसोई उनके कमरे से जुड़ी है तो मैं तो उनके कमरे में ही जाऊंगी ना चीज लेने और करने। अच्छा ठीक है, मैं सुबह मम्मी से बात करता हूँ। अब अगले दिन सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी विधान अपनी माँ से सवाल करते हुए कहता है, मम्मी, वैसे ये रसोई आपने अपने कमरे में क्यों बनवाई थी? कोई खास वजह थी क्या? ये बात तो काफी पुरानी है, मैं भी भूल गया। वैसे क्या बात थी कांति जो तुमने ये रसोई अपने कमरे में बनवाई थी? इतनी भी कोई खास वजह नहीं है। बात ये थी कि मेरी बेटी जब थी तो उसने रसोई का सारा काम संभाल रखा था, पर उसके जाने के बाद रसोई का सारा भार मेरे सर पर आ गया। फिर बार बार कमरे से रसोई, रसोई से कमरे करते करते मेरे पैरों में दिक्कत होनी शुरू हो गई, जिसके कारण मैंने रसोई को अपने कमरे में ही बनवा लिया।
पर माँ जी अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो क्या अब रसोई अलग नहीं कर सकते आपके कमरे से? नहीं, अब इतने पैसे नहीं है कि मैं घर में बार बार रसोई ही बनवाती रहूं। अब जो जैसा है उसी में गुजारा करो। निहारिका की बात निहारिका के मुंह में ही रह जाती है और उसकी सास उसे चुप करा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बहुत दिन हो गए कुकिंग ब्लॉगिंग नहीं की, आज बहुत मन कर रहा है, तो चलो रसोई में चलते हैं। निहारिका रसोई में आती है जहाँ कांति मंदिर में पूजा कर रही होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं आप सबको खिलाने वाली हूँ मलाई पनीर रेसिपी। जानने के लिए ब्लॉग में बने रहें। ये देखिए, पहले हम लेंगे प्याज, इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे। उसके बाद हम पनीर को कट करेंगे। कांति पूजा कर रही थी और निहारिका के इन आवाज से कांति की पूजा भंग हो रही थी। बहू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पूजा कर रही हूँ और तुम खाना बना रही हो या 36 लोगों से बात कर रही हो? माँ जी, मैं खाना ही बना रही हूँ, पर अपने YouTube चैनल के फैंस के साथ। शादी से पहले मैं ब्लॉगिंग करती थी। इस तरीके से करती हो तुम अपनी ब्लॉगिंग? पूरा रसोई गंदा कर रखा है, बेडरूम है मेरा बगल में और वहाँ तक कचरा फैला दिया तुमने। ये किस तरह की ब्लॉगिंग कर रही हो तुम? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कई बार आपसे कहा कि आप रसोई को अपने कमरे से अलग कर दीजिए। अब रसोई है तो गंदी तो होगी ही ना। ज्यादा जुबान लगाने की ना जरूरत नहीं है। और तुम्हें कहा ना, इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरी रसोई बनाऊं। तभी कमरे के अंदर आता पुष्पेंद्र ये सब सुनकर कहता है, अरे कांति, बहू कह रही है तो रसोई अलग कर दो ना, और पैसे लोन पर ले लेते हैं, धीरे धीरे चुका देंगे। तुम भी जानती हो कि बहू के साथ साथ तुम्हें भी दिक्कत हो रही है रसोई तुम्हारे कमरे में होने की वजह से। कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, और बहू को ना ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। घर में कई बार रसोई अलग होने की बात हो चुकी थी, पर मजाल है कि कांति अपने कमरे से रसोई अलग होने दे। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। एक बार फिर निहारिका ब्लॉगिंग कर रही होती है। तभी कांति वहां पहुंचती है और रसोई की लाइट ऑफ करती है। क्या हुआ माँ जी, आपने रसोई की लाइट क्यों बंद कर दी? कब से खाना बना रही हो, अब तक तुम्हारा खाना नहीं बना? चलो, अब जितना बन गया बन गया, अब मुझे आराम करना है, अब रसोई से बाहर निकलो। पर माँ जी, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब इतने संघर्षों के बाद भी निहारिका छुप छुप कर रसोई में खाना बनाने की ब्लॉगिंग करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन पड़ोस की बबीता कांति के घर पर आती है। अरे कांति, तेरी बहू कहाँ है भाई? रसोई में होगी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, तुझे नहीं पता? अरे क्या कहते हैं उसको, आजकल जो होता नहीं है फोन में यूट्यूब, उस पर फेमस हो गई तेरी बहू और उसके खाना बनाने का तरीका यूट्यूब पर बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। मेरी बहू ने भी एक खाने की रेसिपी पूछने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बबीता कांति से इतना बोल ही रही होती कि तभी डोरबेल बजती है। कांति दरवाजा खोलती है तो पोस्टमैन उसके हाथ में एक लेटर देता है, जिसे लेकर कांति अंदर आती है। अरे बहू कहाँ है? तेरे नाम से कोई चिट्ठी आई है, जरा देख क्या है इसमें। निहारिका लिफाफा खोलती है तो उसमें YouTube चैनल का प्रमोशन और कुछ पैसे होते हैं। माँ जी, ये लेटर मेरे YouTube चैनल की प्रमोशन का है और उन्होंने कुछ पैसे भी भेजे हैं। उन्हें मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगी इसलिए। देखा, यही कह रही थी मैं कि तेरी बहू बहुत मशहूर हो रही है। बबीता के जाने के बाद, बहू मैं तेरी कामयाबी से बहुत खुश हूँ। मेरे कमरे में रसोई होने की वजह से तुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मेरे कड़वे शब्द भी सुनने पड़े, पर उसके बाद भी तूने हिम्मत नहीं हारी। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी कामयाबी की खुशी में तेरे लिए तेरी मनपसंद रसोई बनवाऊं। अब कांति अपने जोड़े हुए पैसे और बहू की उसकी पहली पेमेंट से घर में उसकी मनपसंद रसोई बनवाती है। ये सब देखकर पुष्पेंद्र और विधान कहते हैं, चलो भाई, अब तो मम्मी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की रसोई बनवाई है, तो इसी बात पर हमें भी कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप सबके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाकर लेकर आती हूँ। अब निहारिका को उसकी मनपसंद रसोई मिलने की खुशी में निहारिका सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती है और सबको खिलाती है।